नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। चीन और अमेरिका एक नए ट्रेड वॉर के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहता है और इसी बात से नाराज होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ लागू करने जा रहा है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद चीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि वो टकराव नहीं चाहता है, लेकिन उकसाए जाने पर जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने साफ किया है कि टैरिफ युद्ध से डरते नहीं हैं और अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने को तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल की वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की बड़ी भूमिका है। दुनिया का 60% रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन और 90% प्रोसेसिंग का काम चीन में होता है। चीन ने हाल ही में इन मिनरल्स के निर्यात नियमों में बदलाव किया है, जिसकी वजह से ट्रंप बौखला गए हैं। इन दोनों देशों के टकराव से दुनिया के कई देशों पर असर पड़ेगा। भारत भी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। तो आइए अब जुड़ते हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद है, दिग्गज है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों महाशक्तियों के बीच इस खींचतान का असर दुनिया पर क्या होगा और भारत का इस पर क्या रुख रहेगा। तो स्वागत है हमारे स्पेशल शो में रेयर अर्थ पर रार, और हमारे साथ 4 गेस्ट जुड़ रहे हैं। अनुपम श्रीवास्तवा, डायरेक्टर CITS, ये हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अनुष्का सक्सेना, स्टाफ रिसर्च एनालिटिक्स की हैं। इसके अलावा रतन श्रीवास्तवा, फेलो अटलांटिक काउंसिल के, और हमारे साथ डॉक्टर मोनिका है, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। तो सबसे पहले मैं रतन सर के पास जाना चाहूँगा। सर, आपसे यही समझते हैं, ये जो चीन का जो कदम है, ये कितना बड़ा कदम है, क्यों अहम है, और आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी जिस वजह से चीन ने जो इस नियमों में बदलाव किया और एक तरह से रोक लगाई है एक्सपोर्ट पर? अनुराग जी, आपने यहाँ पे मुझे शो पे बताया, इसके लिए धन्यवाद। और चर्चा शुरू करते ही आपने बताया कि चीन करीब 60% रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसको एक तरह से हमें रेयर अर्थ नहीं मिलना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि रेयर नहीं है मगर क्रिटिकल है। वो क्रिटिकल मिनरल्स का उसके पास भंडार है और करीब 90% उसकी प्योरिफिकेशन और का प्रोसेस उनके पास है। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन है, वो एक कंट्री में सिमट के रह गई है। और अगर एक कंट्री में सिमट करके रह गई है, तो ये सिंपली प्रॉब्लम इसलिए शुरू हुई कि चीन ने एक लाइसेंसिंग रिजीम शुरू किया, जिसके अंदर 0.1% से ज्यादा किसी भी अगर क्रिटिकल मिनरल का एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। इससे बहुत सारी कंपनियां जैसे एनवीडिया है, अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, कंपनियां जो जीपीयूज बनाती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग करती हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना था। और इसके चलते, क्योंकि ये कंपनियां जनरली अमेरिकन कंपनियां हैं, तो इसके चलते जरूर ट्रंप ने सोचा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। साथ साथ जो हर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के सपोर्ट के सप्लाई चेन के लिए, उसमें भी उन्होंने एक कंडीशन डाल दी है कि किसी भी तरह से ये थर्ड कंट्री यानी कि अमेरिका नहीं जा सकते हैं। और ये आपको पता ही है कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, जो भी आप कहना चाहें, उनका आज की तारीख में चाहे वो ऑटोमोटिव हो, क्लीन एनर्जी हो, या आपका डिफेंस एप्लीकेशंस हो, स्पेस एप्लीकेशंस हो, इन सब में उसके बिना काम नहीं चल सकता है। ऑटोमोटिव सबसे बड़ी चीज है लिथियम, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व है लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है। स्पेस एप्लीकेशंस में, लेजर एप्लीकेशंस में, डिफेंस एप्लीकेशंस में। तो एक तरह से ये
कहना चाहिए कि चीन का पलटवार था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के कंट्रोल रिजीम के ऊपर। और इससे डेफिनेटली एक अगर अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी अपनी जो उन्होंने दी है धमकी की वो 100% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, अगर उन्होंने 100% एडिशनल टैरिफ लगाई तो ये हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, हमारे कंप्यूटिंग इंडस्ट्री, जीपीयूज के लिए, स्पेस एप्लीकेशंस के लिए और डेफिनेटली फॉर ऑल चिप मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और इससे पूरी दुनिया इम्पैक्ट होगी, एक सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच में ये युद्ध नहीं रह जाएगा। दुनिया इम्पैक्ट होगी। और अब हमारे साथ अनुपम श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए, डायरेक्टर CITS के। अनुपम जी, चीन के रेयर अर्थ एलिमेंट में के निर्यात के नए जो नियम है उससे वैश्विक व्यापार सुरक्षा के नजरिए से जायज माना जा सकता है क्या? आपकी इस पर क्या राय है? क्या इससे भारत की इंडस्ट्री पर कोई सीधा प्रभाव पड़ेगा? आप क्या मानते हैं? हाँ, दो अलग अलग सवाल हैं आपके। मैं पहले वैश्विक वाला बात कर लूं। ये जो रेयर अर्थ्स हैं ये हाई टेक्नोलॉजी की आइटम्स आते हैं, यानी कि जिन चीजों को का इंडस्ट्री में यूज होता है और मिलिट्री में भी यूज होता है, उनको डुअल यूज कहते हैं, 2 यूज हैं उनके। तो इन सब चीजों पे पिछले 50, 60, 70 सालों से दुनिया के देश जो हैं, जो इसको बनाते हैं या निर्यात करते हैं, वो उसके ऊपर एक निर्यात का कंट्रोल लगाते हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल कहते हैं उसको। और इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे कई सारे कंट्रीज जो हैं, भारत में भी है ये कंट्रोल्स पिछले 50 साल से करीब, और चाइना में भी है। बस ये बात होती है कि इसमें किस रेयर अर्थ को उसके अंदर में डाल दिया गया या उसके निर्यात के जो कंडीशंस थे उनको टाइट कर दिया गया। तो चाइना ने इस वक्त एक लेवल पे एक पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है। देखिए, सैंक्शंस जो होते हैं या टैरिफ, ये अक्सर लगाए जाते हैं दुनिया में, और यूएस की भी एक लंबी हिस्ट्री है चाइना के ऊपर लगाने की, टैरिफ भी और सैंक्शंस भी। इस केस में ट्रम्प ने इसको एक तरीके से एक टूल बनाया है कोअर्जन का, यानी हम आपके साथ जो टैरिफ या ट्रेड के जो रिश्ते हैं उनमें आपकी तरफ से कंसेशंस लेने के लिए हम आपके ऊपर, जहां आपकी गोट दब रही है वहां पे हम दबा देंगे आपको, है ना। तो इस टाइप के रिटेलिएटरी टैरिफ्स जो शुरू हुए थे यूएस के, तो इन्होंने अनाउंस किया करीब 25 या 50%। चाइना ने भी जवाब में किया, फिर उन्होंने 100 बढ़ाया, 150 हुआ। तो ये गेम जो है वो ऐसा हो गया था कि वो सस्टेन नहीं हो सकता था, फिर वापस किया, फिर नेगोशिएशन करने लगे। अब चाइना ने रिसेंटली एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के अंदर में रेयर अर्थ्स को डाल दिया अपने रेगुलेशंस में, और कहा कि इनके निर्यात पे अब हम प्रतिबंध लगाएंगे, और जो स्टेट हमारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा उन्हीं को हम देंगे, और अंडर लाइसेंस हम इसको सप्लाई करेंगे। तो यूएस को इस बात पर चिढ़ हुई है, क्योंकि चाइना करीब करीब 75 से 80% रेयर अर्थ्स चाइना में ही है, नॉन डिपॉजिट। वैसे हैं और जगह भी, और इंडिया में भी हैं, लेकिन बल्क वहीं पे है। तो यूएस को लगा कि हमारे जो उसका सेमीकंडक्टर, मतलब जो रेयर अर्थ्स आ रहे हैं, उनका यूज हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, इंडस्ट्रियल गुड्स पे है, सेमीकंडक्टर्स में है, एरोस्पेस के प्रोग्राम्स में है, तो कई जगह होता है। तो इन्होंने गुस्से में उसके ऊपर, चाइना के ऊपर रिटेलिएशन की बात कही है। तो आप इसको एक लेवल पे ये समझ लें कि रिस्ट्रिक्शंस नई चीज नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस हिसाब से लगाए जाते हैं, और इसलिए लगाए जाते हैं कि उसका गलत मिलिट्री यूज ना हो, उसके इंडस्ट्रियल यूज पे नहीं लगाया जाता है प्रतिबंध। तो ये सिर्फ चाइना और यूएस के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ये टाइटन किया गया। और यूएस का रिएक्शन और चाइना का, दोनों का ही रिएक्शन जो है ये गलत है और नैरो है। तो ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष आप बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना का। तो इंडिया और चाइना में जो पिछले 2-3 महीने से कोशिश चल रही है कि थोड़ा सा हालत सुधारा जाए, ट्रूस हो। आप देखिए, पीएम गए हुए थे तियानजिन अभी एससीओ की मीटिंग के लिए, उसके पहले डॉक्टर जयशंकर गए हुए थे, और वांगी यहाँ आए थे इंडिया में। तो इनके बीच में एक बात हो रही कि हम कम से कम ट्रेड को वापस उस लेवल पे पहुंचा दें जहां पहले हुआ करता था। यूएस से वो भी त्रस्त हैं, हम भी त्रस्त हैं, और ट्रेड डाइवर्जन की बात होती है, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की बात होती है। तो इंडिया और चाइना ने ये कोशिश शुरू की है कि हम ट्रेड के अंदर जो अड़चने हैं उनको हटाएं, और प्लस बॉर्डर की डिस्प्यूट को एक उसका हिस्सा नहीं बना दें, वो एक सेपरेटली सॉल्व होता रहेगा। इंडिया ने कहा है कि उसका साथ साथ सॉल्व होना जरूरी है, ये नहीं कि हम 5 साल के लिए उसको शेल पे डाल दीजिए। तो उसके अंदर चाइना ने मोस्ट रिसेंटली अभी एक कम्युनिके जारी किया है कि हम रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर्स और प्रीकर्सर केमिकल्स, ये 3 चीजों में चाइना
जो है वो इंडिया में निर्यात के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। सिर्फ एक बंदिश होगी कि आप हमारे से लिए हुए सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ यूएस को ना दे दें, क्योंकि हम उस पे अलग से प्रेशर बना रहे हैं। तो ये गेम चल रहा है। इंडिया पे प्रतिबंध नहीं लगेगा उसका, लेकिन ये होगा कि आप उसको यूएस को मत दे दीजिए। काफ़ी बारीकी से आपने समझाया है अनुपम जी। अब हमारे साथ डॉक्टर मोनिका भी जुड़ गई, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। डॉक्टर मोनिका, आपसे सीधा मैं पूछना चाहूँगा, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होते हुए देखते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? मुझसे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया कि अभी चीन जब हमारी तरफ वापस से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, गालवान में जो हुआ उसको भूल करके अब हम जो आगे बढ़ने की एक कोशिश कर रहे हैं, वहाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे साथ अभी चाइना जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए इतना ज्यादा जो है एक आक्रोश वाला रवैया नहीं अपनाएगा और इतना ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद अभी ना हो। थोड़े बहुत इफ्स एंड बट्स जो है वो शायद हम द्विपक्षीय बातचीत से जो है उन्हें सुलझा लें। और जाहिर सी बात है, अगर भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन देता है, 90% जो है उसकी प्रोसेसिंग चीन स्वयं करता है। आई थिंक पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन है केवल वही 17 नहीं और भी बहुत सारे रेयर एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रोसेसिंग, जिनकी सप्लाई चेन को आज चीन ही गवर्न करता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए कुछ असर होगा, क्योंकि अभी तो हमारे रिश्ते चीन के साथ जो है मधुर नहीं सही बट मधुर होने की तरफ जरूर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत जो चिंता का विषय है उसको मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि देखिए, चीन एक ऐसा एक्टर है, एक ऐसा पॉलिटिकल एक्टर आप कह सकते हैं विश्व स्तर पे, जो कि आज की नहीं बल्कि आगे आने वाले 50 साल या 100 साल की सोचकर चलता है। तो उन्होंने 1950s ऑनवर्ड्स ही ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो पूरी सप्लाई चेन है उनको डोमिनेट करने की प्रक्रिया जो है उन्होंने शुरू कर दी थी। और जिस समय पर वेस्ट के देशों में भी माइनिंग भी होती थी और साथ ही साथ प्रोसेसिंग भी होती थी, उन्होंने अपनी माइनिंग, अपनी प्रोसेसिंग धीरे धीरे बंद करके, क्योंकि उन्होंने बोला, वहां के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने बोला पॉल्यूशन की कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है प्रोसेस करने की, तो हम क्यों करें जब चीन हमारे लिए सस्ते में करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरे विश्व से ही जो वेस्ट की एक डोमिनेंस थी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने की, वो सारी की सारी चीन में शिफ्ट कर दी गई। और चीन एक ऐसा देश है, जब भी उसके रिश्ते किसी देश के साथ जो है समस्या आती है वहां, या किसी भी तरह की उनकी जो है उलझन या एक अनबन बनती है, वहां तुरंत चीन जो है 1 मिनट भी नहीं लगाता इस तरह की चीजों को वेपनाइज करने में। आई थिंक भारत ने भी इसका एक अच्छा खासा स्वाद चखा है। जब हमारे रिश्ते अभी कुछ समय पहले तक ही बहुत बुरे थे उनके साथ, तब उन्होंने भी टनल बोरिंग एक मशीन जो है TBM चीन हमें देने में आनाकानी कर रहा था। उसी प्रकार से एप्पल के भी बहुत सारे जो सप्लाई चेन अब चीन से निकलकर भारत में शिफ्ट हो रहे थे, उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स में चीन ने इस तरह का जो ट्रेड को वेपनाइज करने की जो कोशिश है वो की थी। और 2010 में भी चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक इसी तरह का इस्तेमाल किया था, जब उनका एक बोटिंग कोलाइजन जो है वो हुआ था जापान के साथ। और जापान ने भी अपने बहुत सारी प्रोसेसिंग बंद कर चीन में, बिकॉज वो सस्ता भी था और पोल्यूशन की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वहां उन्हें नहीं उठानी पड़ रही थी, तो जापान ने अपनी प्रोसेसिंग चीन में शिफ्ट कर दी। लेकिन चीन ने 2010 में जैसे ही रिश्ते बिगड़े, तुरंत जापान के साथ लास्ट क्वार्टर ऑफ 2010 में अगर आप स्टैट्स देखें तो बिल्कुल ही जो उनका व्यापार है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट चीन जापान को प्रोवाइड करा रहा था, उन पर कंप्लीटली उन्होंने एक बैन लगा दिया था थ्रू लाइसेंसिंग एंड अदर प्रोसीजर्स। तो अभी चीन ने जिस तरह से पूरे विश्व में ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो सप्लाई चेन को डोमिनेट कर रखा हुआ है, वो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और केवल भारत के लिए नहीं, सभी अनुष्का देशों के लिए सक्सेना है। भी जुड़ गई हैं स्टाफ रिसर्च एनालिटिक्स से। अनुष्का जी, हम जब बात कर रहे हैं चीन की मोनोपोली की, तो क्या वजह है कि इतनी जबरदस्त मोनोपोली ओवर द ईयर्स बन गई? जब प्रोसेसिंग की बात होती है तो 90% चीन में ही होता है। तो क्या स्ट्रेटजी रही जिसकी वजह से इतनी जबरदस्त मोनोपोली चीन की बन चुकी है? जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि डॉक्टर मोनिका जी ने बताया कि कई फर्म्स ने चाइना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग, सेपरेशन वगैरह के लिए इन्वेस्ट करना चाहा, ना कि अपनी खुद की होम कंट्रीज़ में। और इसका रीज़न ये है कि चाइना ने 2-3 तरह के अर्थशास्त्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोसेसिंग और सेपरेशन की, बाकी कई और चीज़ों की
इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगी फर्म्स को, जिस वजह से आज ये स्थिति आ चुकी है कि सप्लाई चेन्स कई हद तक चाइना में जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। सबसे पहला ये है कि स्टेट सब्सिडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा है। कई सालों से ये पॉलिसी रही है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की कि जो उनके महारत्न के टाइप के जो उनके फर्म्स हैं, जिनको वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, उनको बहुत भारी छूट रहे प्रोडक्शन कॉस्ट पे, टैक्स ब्रेक्स में। वहाँ स्पेशलाइज जोन्स बनाए जाते हैं चाइना के अलग अलग भागों में, जहाँ कहें कि बहुत ही बड़ा सप्लाई हो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, और उन जोन्स में कई तरह के टैक्स ब्रेक्स, लेबर लॉज पे जो सख्ती है वो हटा दी जाती है। और उस वजह से और सब्सिडी सिर्फ पैसे के तौर तरीके में नहीं, बट इन सब इनटैंजिबल तरीकों से भी उन एसओईज को एड किया जाता है, जिस वजह से उनके लिए प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती है और डिपेंडेंसी आज जो हम देख रहे हैं वो क्रिएट हुई है। दूसरा रीज़न ये है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट्स चाइना ने बिल्कुल भी झिझक नहीं करी उनको उठाने में। हाँ, जैसा कि कुछ पैनलिस्ट ने कहा कि चाइना बहुत लंबी सोचता है, बट जब उन्होंने रेयर अर्थ्स पे डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचना शुरू किया, तब उन्होंने शायद ये नहीं सोचा था कि एक समय आएगा जब दुनिया में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि उनको खुद के लिए रिस्ट्रिक्शंस और टारगेट सेट करने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी चाइना ने बहुत समय तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपिंग स्टेटस की मांग रखी रही, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने गिव अप किया है। और उस मांग के पूरे होने के चलते उनको बहुत बेनिफिट्स मिले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लॉज को जो है ना मानने के लिए, जिस वजह से वो कई सालों तक कोल का यूज़ करते रहे अपने सेपरेशन इंडस्ट्री में, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जिस वजह से फिर कॉस्ट काफ़ी कम हुए, बिकॉज ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने के कॉस्ट वो नहीं रहते। एक फाइनल पॉइंट मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि चाइना की स्ट्रैटेजी इन क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेके ये रहती है कि इंक्रीमेंटल जिसको कहते हैं, कि वो शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक सिर्फ रॉ रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट से, और वो जाएंगे बिल्कुल हाई एंड हैवी मेटल, हैवी रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स तक भी। इन रिसेंट रेगुलेशंस, अक्टूबर की रेगुलेशंस में भी आप देखेंगे कि सिर्फ रेयर अर्थ टारगेट नहीं हुए हैं। बिल्कुल, आपने काफी विस्तार से समझाया कि क्या वजह रही ओवर द ईयर्स जो चाइना की डोमिनेंस बनी रही। लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और बाकी मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा जारी है रेयर अर्थ पर रार। और अब हम अनुपम श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा। ट्रंप सरकार द्वारा जो 100% टैरिफ की धमकी दी गई है, इसके पीछे क्या आपको कोई और भी कारण लगता है? रणनीति क्या हो सकती है? क्या रणनीति चल रही है और इससे चाइना और अमेरिका पर जो असर पड़ेगा, जो व्यापारिक असर पड़ेगा, वो दीर्घकालीन रहेगा? इसको आप कैसे देखते हैं, अगर आप हमें बता पाए? अनुपम जी, आवाज आ रही? चीन और अमेरिका के अलग अलग पहलू इनके व्यापार के कुछ है जो कि एग्रीकल्चर और मामूली चीजों पे है, जैसे कि कपड़े बना के चाइना से यूएस में भेजते हैं या यूएस के मल्टीनेशनल्स चाइना से करवा रहे हैं। टेक्सटाइल के आइटम्स या मतलब लो वैल्यू वाले आइटम्स जो हैं। ओवरऑल चाइना और यूएस के जो ट्रेड है वो उसका 60-70% जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। बस उस पर यह हो रहा है कि अगर ये आप टैरिफ लगा देंगे तो टैरिफ के बाद, यानी मान लीजिए आपने 100 रुपए के आइटम पे 40%, 50% टैरिफ लगा दिया, तो 50 रुपया ऐड हो गया उसके ऊपर। अब जब अमेरिका में वो बिकेगा तो 150 रुपए में बिकेगा, तो अमेरिकी ग्राहक को भी महंगा पड़ा और जो अमेरिका का कंपनी इंपोर्ट करके बेच रहा है उसको देना पड़ा। अगर वो चाइना के एक्सपोर्टर से भी ले रहा है तभी भी दोनों के ऊपर महंगा पड़ा। तो ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस या टैरिफ से क्या होता है कि ट्रेड हमेशा अफेक्टेड होता है, कम हो जाता है ट्रेड। तो ओवरऑल वॉल्यूम या
पैसे के सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम हो गया, यानी कि ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये अच्छा मूव नहीं समझा जाता है, उसको किया जाता है इमरजेंसी में, कोई एक आपको खलिश से कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करने की। ये ब्रॉड बेस कि हम सब बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, अब इसके बाद भारत के पास क्या विकल्प रहते हैं, और आपके भारत के लिए आप इसे अवसर मानेंगी या आपदा के तौर पे देखती है? वैसा आपने कहा कि भारत पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इसे अवसर के तौर पर भी देखना चाहिए? टैरिफ की बात है, मैं उन्हें आपदा में अवसर कहूंगी, क्योंकि अगर यूएस अब तक इंडिया पे टैरिफ लगा रहा था, तो अब चाइना के ऊपर भी जितने भी ये टैरिफ लग गए हैं, उससे हमें जाहिर सी बात है फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि जिन चीजों पर क्या कहते हैं, अभी चीन ने अपना कब्जा जमा रखा था और उन्हें यूएस को जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, अब इंडियन प्रोडक्ट, काफी सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, उनके प्राइस जो है वो गिर जाएंगे। तो हमारे काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं इस तरह की जिनको ये टैरिफ, अगर चीन के सामान पर बढ़ता है तो भारतीय सामान जो है वो वहां ज्यादा पॉपुलर और कॉम्पिटिटिव होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन जहां तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अभी शॉर्ट टर्म में तो हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे चल रहे हैं, और चीन अभी हमें बहुत कोऑपरेटिव जो है एक मूड में नजर आ रहा है कि वो हमें कह रहा है हमसे आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स ले लीजिए, लेकिन आगे आप इसे यूएस को मत दीजिए। लेकिन साथ ही साथ भारतीय सरकार जो है वो भी अपनी सूझबूझ की जो है एक वो दे रही है इसका प्रमाण कि उन्होंने भी बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करे। आई थिंक एक गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है, शायद 2 महीने की जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो स्टॉक पाइल है वो हम मेंटेन करने वाले हैं आगे आने वाले समय के लिए, कि अगर कल को विश्व बाजार में सप्लाई चेन में कुछ डिस्ट्रप्शन होते हैं तो 2 महीने का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो स्टॉक है वो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के साथ भारत जो है वो मेंटेन करेगा, ताकि हमारी इतनी सारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज की जो डिपेंडेंस है, अब हमारा भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है इट हैज टेकन ऑफ, हम भी बहुत सारी चीजें बनाने लग गए हैं जहां ये REEs जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म इनकी, उनकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भारत भी कर रहा है। साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन जो है वो भारत में भी हमने अब इस चीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारत के कई हिस्सों में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय हो, चाहे वो लद्दाख हो, अब हम भी अपने जहां जहां भी डिपॉजिट्स हैं वहां पर एक्सट्रैक्शन की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे शायद हम प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि अब हमने देख लिया कि चीन पे किसी भी तरह की निर्भरता, वो जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भरता होना जरूरी है, चीन पर किसी भी तरह की निर्भरता जो है वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। तो मुझे लगता है कि अब आगे भारत केवल ये इनिशिएटिव नहीं, बट आगे आने वाले समय में और भी चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी। दिनों में चीजें देखने को मिलेगी और आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, जो सरकार भी कर रही है। अनुष्का सक्सेना जी, आपसे समझना चाहूंगा, वैश्विक स्तर पे आप इसका कितना असर देखती हैं? अलग अलग सेक्टर्स में, डिफेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो ये जो ग्रोइंग सेक्टर्स है वहां पर आपको लगता है कि ग्रोथ अब धीमी होती हुई दिखेगी, क्योंकि इन 2 बड़े विश्व गुरु की इस लड़ाई के चक्कर में? देखिए, शॉर्ट टर्म में सबसे पहली बात तो जो समझना ज़रूरी है कि ये ज़रूर ही एक स्टॉक पाइल की तरफ इंसेंटिव देगा ये मूव चाइना की तरफ से, क्योंकि जो उनकी नई रेगुलेशंस हैं और जो नए रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खड़ी कर सकते हैं वो ये है कि उनकी लाइसेंसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है और क्राइटेरिया इतना ज़्यादा ठेस है कि अगर 0.1%, मात्र 0.1% का भी रेयर अर्थ यूज पाया जाता है, चाइनीज रेयर अर्थ का यूज पाया जाता है किसी भी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट में जो कि बाहर भेजी जा रही है या यूज करी जा रही है, और फिर जिस चीज में वो यूज करी जा रही है अगर वो भी बाहर भेजी जा रही है, तो उस एक्सपोर्ट फर्म का लाइसेंस, उस एक्सपोर्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या उनको परमिशन ही नहीं दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा कि वो उस चीज को एक्सपोर्ट कर पाए। अब जो इससे सबसे पहली चीज जो इससे समझ में आती है कि ये प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा ऑर्डर्स के लिए। जो डिलीवरीज ऑलरेडी चाइनीज फर्म्स या चाइनीज रेयर अर्थ यूज करने वाले फर्म्स दुनिया की अलग अलग जगहों में होंगे, जो ऑर्डर उनसे प्लेस करे गए होंगे डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि गैलियम का डिफेंस में बहुत इस्तेमाल है, या फिर सेमीकंडक्टर्स और एडवांस चिप्स में, वो ऑर्डर्स की भरपाई शायद
एकदम से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन नई लाइसेंसिंग और रिक्वायरमेंट्स आने वाले दिनों में वो दिक्कत देखने को मिलेगी। वक्त की कमी है। और आखिर में मैं रतन श्रीवास्तव के पास आऊंगा। सर, नेटवर्क का कुछ इशू था, इस वजह से थोड़ी देरी से आपके पास आ रहा हूं। आखिर में सर, आगे का क्या रास्ता आपको लगता है? अब क्या दुनिया के देशों को नए जो है सोर्सेज देखने होंगे? ऑस्ट्रेलिया या और कई देश है, वहां पर भी विकल्प तलाशने होंगे। आपके मुताबिक अब आगे का रास्ता क्या दिखता है? क्योंकि अब रेयर की बात करते हैं आप, इसे क्रिटिकल मिनरल कह रहे हैं, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी ही। अलग अलग सेगमेंट में जो बडिंग सेक्टर्स है वहां पर इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अलग देशों को क्या दूसरे सोर्सेज खंगालने होंगे? नहीं अनुराग जी, जैसे अभी अनुपम जी ने बहुत अच्छे से समझाया और बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि इसमें आत्मनिर्भरता की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि हमें अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना है तो दो तरीके से डाइवर्सिफाई हो सकता है। एक हो सकता है डोमेस्टिक सोर्सेस को मैप करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना। वो एक आसान पार्ट है। जो मुश्किल पार्ट है उसको प्रोसेसिंग करना और उसको प्योरीफाई करना, वो टेक्नोलॉजीज हमारे लिए एक थोड़ा चैलेंज होगा। वो इसलिए चैलेंज होगा क्योंकि जो चीन ने अभी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं, वो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ना सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए हैं, बट उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी वो हावी होंगे। लेकिन जैसे अभी पहले भी लोगों ने बताया कि इससे जो है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि अभी इसमें थोड़ा टाइम है, करीब 1.5 महीने का समय है। ये 1 दिसंबर से लागू होने हैं और अभी से लेकर के 1 दिसंबर तक, जैसे कि अनुपम जी ने भी बोला, ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक है, एक नेगोशिएशन का एक तरीका है, चीन का भी और यूएस का भी। तो ये हम देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। मगर एक तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है डोमेस्टिक, और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन है बास्केट का और देशों के साथ। तो इसमें एक हमारे देश बिल्कुल ने एक वक्त की कंपनी कमी खोली है सर, काबिल। आपको यहीं रोकना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है और 1 दिसंबर से पहले निगोशिएशंस है वो और भी बदल सकते हैं। हमारे चारों मेहमानों का, अनुपम श्रीवास्तव जी का, अनुष्का सक्सेना जी का, रतन श्रीवास्तव जी का और डॉक्टर मोनिका का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। और आपने जो अपनी एक्सपर्टाइज है वो दर्शकों को बताई कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे पैन आउट हो सकता है और भारत को क्यों आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। तो वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है।